मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बड़े अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षात्मक बैठक में नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूर और छात्रों के लिए सभी तरीके की उत्तम व्यवस्था की जाए। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों से ये कहा है कि जो जिस जिला के स्टेशन परिसर में उतरने वाले छात्र हैं या मजदूर हैं, उन्हें वहां पर सभी मेडिकल चिकित्सा पद्धति के जांच के बाद ही अपने अपने प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर भेजने का कष्ट करेंगे। साथ ही स्टेशन परिसर पर पूरे तरीके से सजा दिया गया है, पूरे साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, प्रशासन के द्वारा कोई चूक न हो इसके लिए पूरा विधिवत व्यवस्था किया गया है। और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जो जिला अभी रेड जोन घोषित हो गया है उसे येलो जोन और ग्रीन जोन में लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे जिलों के लिए कुछ ज्यादा ही सख्त निर्देश जारी किया गया है। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार राज्य के बाहर और भी राज्य में फंसे हुए ऐसे छात्र और मजदूर जो बिहार आने के इच्छुक हैं, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो नंबर इस प्रकार है 0612, ये कोड नंबर है 2294-204, ये फ़ोन नंबर है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अगर फंसे हुए हैं तो अपनी जानकारी दे सकते हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने अपने वक्तव्य में एक बात और बताई है कि इस नंबर पर फोन करने से अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। फोन में ऐसा शेड्यूल सेट किया गया है कि फोन आप जहां से भी कर रहे हैं, अगर आपकी बात भी नहीं हो पा रही है तो ऐसे स्थिति में आपका सारा डिटेल्स उस फोन में सेव हो जा रहा है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। इसीलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। और एक दो राज्य की बात नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के बाहर फंसे सभी राज्यों के नोडल पदाधिकारियों से बारी बारी से बात कर वहां के छात्र और मजदूरों की संख्या का जायजा भी ले रहे हैं। ट्रेन से करीब 1200 लोग आज दरभंगा भी पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए सारी उत्तम व्यवस्था कर ली गई है। दरभंगा स्टेशन परिसर पर पहुंचने के बाद सभी लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद बसों के माध्यम से उनके गृह जिला भेजा जाएगा और वहां से उनके अपने प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखने की इजाजत दी गई है। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में रखने की इजाजत के साथ साथ भी वहां दैनिक दिनचर्या के सभी मौलिक सुविधाओं को भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने का आदेश बिहार सरकार के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को भी दिया गया है और सभी जिला अधिकारियों ने इस बाबत अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। साथ ही स्टेशन परिसर पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ऐसे लोगों से पूछताछ के लिए या वो कोई किस स्थिति में है, ऐसे स्थिति को जानकारी लेने के लिए और जानने के लिए मीडिया कर्मी को भी स्टेशन परिसर में जाने से मना कर दिया गया है। हालांकि ये कोई लिखित आदेश नहीं पारित किया गया है या कोई निर्देश नहीं है, ये प्रशासन के तरफ से आम लोगों से, मीडिया वालों से इस प्रकार की सहयोग मांगी गई है कि अन्य राज्य से जो लोग आ रहे हैं, स्टेशन परिसर को पूरा साफ सुथरा सैनिटाइज किया गया है और ऐसे स्थिति में मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से कहीं न कहीं से खतरा की बू नजर आ रही है। इसीलिए बिहार के सभी जिलाधिकारी और आला अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को भी वहां जाने से मना किया है, उनसे सहयोग मांगा है कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में आप हमें सहयोग दें। निश्चित तौर पर हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। सरकार से जितना संभव हो रहा है हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। जनता की दिक्कत सरकार की दिक्कत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो नंबर एक बार आप और नोट करने का प्रयास करें, 0612, ये कोड नंबर है 2294-204, ये फोन नंबर है। इस नंबर से आप परिवार के सदस्य, आपके समाज के लोग, आपके शहर के लोग जो मजदूर हैं, जो छात्र हैं, अगर किसी अन्य राज्य में अभी फंसे हुए हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करके उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर वो अपने गृह राज्य, अपने गृह जिला को वापस आ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कही। साथ ही सूचना जनसंपर्क विभाग के जो बड़े सचिव हैं उन्होंने क्या कहा। आइए आपको क्रमशः वारी वारी से दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं राज्य के बाहर से आने वाले इच्छुक लोगों के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों में फंसे जो लोग बिहार आए हैं या अभी आने वाले हैं, उन्हें कोई समस्या न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे लोगों के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश देते हुए कहा कि बिहार आने के इच्छुक लोगों के जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, उनकी रिसीविंग को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचे लोगों के भोजन, आवासन एवं मेडिकल सुविधा का ध्यान रखा जाए। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे बिहार के श्रमिकों एवं छात्रों को वापस लाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्यों से संपर्क करने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिनका नंबर भी जारी किया गया है। उन नंबरों पर अगर कॉल रिसीव नहीं हुए हैं तो भी उनकी सूचना संग्रहित की जाए। इन तमाम मोबाइल कॉल्स पे जो कॉल्स आ रहे हैं, जो अटेंड करना संभव नहीं हो पा रहा है संख्या के चलते, किंतु ये सभी कॉल्स हमारे फॉरवर्डिंग के थ्रू जाकर और हमारे सिस्टम में लॉगिन हो रहे हैं। हम लोगों के पास 15,000 से ज्यादा कॉल जो आए हैं, वो सारे नाम, मोबाइल, किस जगह, जिला हम लोग रिकॉर्ड किए हुए हैं। कोटा से कल 2 ट्रेन स्टार्ट होंगी। परसों सुबह में बेगूसराय 1 ट्रेन पहुंचेगी और 1 ट्रेन परसों गया दोपहर में के आसपास पहुंचेगी। आप सभी लोगों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि कृपया जो हमारे हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, कृपया एक बार फिर हमारे देश भर के मजदूर भाइयों के लिए, बहनों के लिए सर्कुलेट कर दें कि कृपया वो लोग उस नंबर पे हम लोगों को सूचित कर दें, डिटेल लिखा दें कितने लोग हैं उनके साथ। हमारे सारी टीम, बिहार भवन, मुख्यमंत्री ऑफिस और आपदा प्रबंधन विभाग में आप नंबर लिखवा दें। पूरी टीम दिन रात लगी हुई है 24/7। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग स्ट्रैंडेड हैं उनको हम बिहार वापस लाएं। लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे बड़ी संख्या में घर आने वाले बिहारी प्रवासियों के लिए राज्य सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि आने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन से संबंधित जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पहुंचाने के लिए तथा ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में पूरी व्यवस्था समुचित रूप से की गई है। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कांटी में बने क्वारंटाइन सेंटर, कस्बा मध्य विद्यालय में चल रहे कम्युनिटी किचन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि रोजदारों व परिवार वाले लोगों के लिए अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की जाए। नवादा जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपनी जंग और तेज करने में जुट गई है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने ITI मैदान में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन किए बिना घर नहीं जाने दिया जाए। गया जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपनी तैयारियों को और दुरुस्त करने के लिए समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ हम पहले से और अधिक मुस्तैदी से लड़ेंगे। सीतामढ़ी जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सभी एपी सेंटर के आसपास 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उसे सील कर दिया है। मधुबनी जिले में धीरे धीरे बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। रामपट्टी में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कोविड केयर सेंटर जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। शिवहर जिला प्रशासन नौनिहालों को बीमारियों से दूर रखने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी अवनीश कुमार के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल्क पाउडर का वितरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाएं बच्चों व अभिभावकों को पाउडर से दूध तैयार करने के नुस्खे भी बता रही है। दरभंगा में विशेष ट्रेन से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है।
जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने रेलवे स्टेशन जाकर स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर इन मजदूरों को प्रखंड स्तर पर बने क्वारंटाइन सेंटर पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में रखने के लिए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। जिले के MIT कैंपस में वाहन कोषांग कार्य कर रहा है। यहां से प्रवासी मजदूर प्रखंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर भेजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के पहल पर जैसे ही बिहार के बाहर या अन्य राज्य के बाहर जो अप्रवासी मजदूर हैं, अप्रवासी छात्र हैं, उनको लाने की कवायद तेज हुई, वैसे वैसे बिहार के सभी जिलों में जिला अधिकारियों के द्वारा भी समीक्षात्मक बैठक और निरीक्षण का दौर तेजी से शुरू कर दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं कि दरभंगा के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा दरभंगा स्टेशन परिसर का औचक निरीक्षण किया गया और साथ ही निरीक्षण के दौरान समीक्षात्मक बैठक भी की गई। आइए आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर को जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से सैनिटाइज कर लिया गया है। कहीं से किसी भी कोने से कोई चूक न रह जाए, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। खासकर जिला अधिकारी एकदम मुस्तैदी के साथ हर समय हर घड़ी इस कोरोना वायरस के लड़ाई में दरभंगा के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दिन क्या रात क्या 24 घंटे वो अपने अथक मेहनत के प्रयास से दरभंगा को कोरोना महामारी से बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है कि दरभंगा जिला में जो 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, उसके बाद विगत कई दिनों से एक भी पॉजिटिव मरीज दरभंगा जिला में नहीं पाया गया है। ये जिला प्रशासन के कहीं ना कहीं सफलता का एक कुंजी है, कहीं ना कहीं उनके अथक मेहनत का ये प्रयास है। साथ ही जिला अधिकारी ने दरभंगा स्टेशन परिसर पर मीडिया कर्मियों से भी न आने का आह्वान किया है, अपील किया है, सहयोग मांगा गया है मीडिया कर्मियों के द्वारा। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप लोग भी इस महामारी के कारण बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, समाज को एक दूसरे को सही खबर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी अपनी जान है। यहाँ पर जो आने वाले अप्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, कई राज्यों को लांघ कर यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे स्थिति में आप लोग भी स्टेशन परिसर में न आए, स्टेशन परिसर के बाहर ही अपना खबर बनाएं, खबर चलाएं। इस स्थिति में आप लोग भी प्रशासन का सहयोग करें। आइए आपको दिखाते हैं कि स्टेशन परिसर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कल से दरभंगा में विभिन्न जिलों पर ट्रेन आना शुरू होंगे, उसका तैयारियां देखने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोगों को संबंधित जिला तक अच्छे तरीके से पहुंचाने का बसेस वहीं से आएंगे और सभी सुविधाएं के साथ, सभी सुरक्षा के साथ हम लोगों को अपने क्वारंटाइन कैंप पहुँचाना है और उसका तैयारी कैसे है, कल से भी आ जाएगा। आज तैयारी फाइनल की जा रही है ताकि सभी कोटा से स्टूडेंट्स आ रहे हैं या मजदूर आ रहे हैं दूसरे ज़िले से, उन सब लोगों को जो है हम लोग अभी जानकारी देते हुए उन लोगों को मास्क या साबुन इस प्रकार का हाथ धोने की व्यवस्था कराते हुए, भोजन भी देते हुए उन लोगों को भेजने की व्यवस्था। सर, क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं यहाँ पर? लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग का व्यवस्था की गई है। मेडिकल स्क्रीनिंग में हम लोग सभी लोग जो भी आएंगे, एक आदमी को मेडिकल स्क्रीनिंग कराएंगे और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर भोजन कराते हुए, जानकारी देते हुए, ब्लॉक क्वारंटाइन का सूचना देते हुए और सभी प्रकार के उनको व्यवस्थाएं करते हुए बसेस को अलग कराते हुए उनको अपने ब्लॉक क्वारंटाइन में पहुँचाते हैं। कल कितने ट्रेन आएंगे सर? कल 2 ट्रेन आने का अभी तक सूचना। कहाँ से आएंगे सर? कोटा से आएंगे, एर्नाकुलम से आएंगे। एर्नाकुलम से जो आ रहे हैं उसमें दरभंगा का कोई नहीं है, लेकिन कोटा से जो आ रहे हैं उसमें दरभंगा का कई अच्छे रहेंगे और संबंधित प्रखंडों में उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कितना दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा बच्चों को? 21 दिन बच्चों का होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और बाकी लोगों को जो बच्चे आ रहे हैं उसको कल उनके घर भेज दिया जाएगा स्क्रीनिंग के बाद कर देगा। कितने लोग होंगे सर? ये तो 1200 के आसपास प्रत्येक ट्रेन में। ठीक है, ये सरकार भेजेगी प्रशासन? इस कोरोना महामारी में भी पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। आपको बताते चले कि स्टेशन के पास एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ था।
शहर में पूरा लॉकडाउन है, वो कहीं आ भी जा सकता नहीं है। इसी कारण वो अपना बैठ के समय पास कर रहा था कि इसी बीच पुलिस की गाड़ी आई और बड़ी बर्बरता के साथ उस वृद्ध व्यक्ति के साथ पिटाई किया गया। इतना बुरी तरीके से पिटाई किया गया कि पूरे वृद्ध का शरीर लाल लाल हो गया और पूरे शरीर पर लाठी डंडे की निशान हो गई। जब स्थानीय लोगों को इसकी खबर हुई तो स्थानीय लोगों ने दौड़कर बाहर आया और देखा कि वृद्ध व्यक्ति सड़क पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है और पुलिस डंडा बरसाने के बाद सीधे निकल पड़ी। हालांकि मीडिया से पूछने पर स्थानीय लोगों ने ये तो नहीं बताया कि ये जो पुलिस के द्वारा पीटा गया वो पुलिस किस थाना क्षेत्र के थे, किस थाना से आए थे, ये किसी स्थानीय व्यक्ति ने नहीं बताया। स्थानीय व्यक्तियों का कहना था कि पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति का बर्बरता से पिटाई किया गया है, जिसका ज्वलंत उदाहरण आप इसके शरीर पर देख सकते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लाठी और डंडे के निशान वृद्ध व्यक्ति के शरीर पर आ रहा है। उसके बाद स्थानीय लोगों ने एसपी को भी फोन किया और एसपी ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय थाना को फोन किया। विश्वविद्यालय थाना भी तत्परता दिखाते हुए स्टेशन के पास पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति से सारा जानकारी लेकर के एम्बुलेंस बुलाकर उसे इलाज के लिए तत्काल डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि स्थानीय लोगों ने इतनी बातें तो कर दी, पुलिस को भी सूचना दे दी, स्थानीय थाना को भी सूचना दे दी, वृद्ध व्यक्ति के लिए जो बन पड़ता है सामाजिक व्यक्ति के होनाते वो सारे व्यवस्थाएं कर दी गई। लेकिन क्या जिस पुलिस के जवानों ने इनके ऊपर लाठी चलाया उसे कोई नहीं देखा? वो किस थाना क्षेत्र के पुलिस थे? टाउन थाना था, विश्वविद्यालय थाना था, सदर था, मब्बी था, लहरियासराय था? आखिर कौन सी थाना की पुलिस थी जो इतनी बर्बरता से पिटाई करके और सटीके वहां से निकल गए? ये भी बड़ा ही गंभीर मामला है और किसी न किसी तरीके से अगर पुलिस ऐसा काम किया है तो निश्चित तौर पर यह नीचता का प्रदर्शन पुलिस के जवानों के द्वारा किया गया है। ऐसा करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है, भटका हुआ व्यक्ति है, इसके साथ इस अवस्था में अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कौन मारा तुमको? पुलिस वालों ने? कब मारा है? अभी हम कुछ नहीं कर रहे थे, जा रहे थे हम। कौन मारा है? पुलिस वालों ने। कितने आदमी थे? एक्चुअली वहाँ पे हम खड़े थे, ठीक है, उधर से देखे कि एक पुलिस का गाड़ी आया, तो एक ड्राइवर थे, उनके साथ एक था, आके दूसरा बांस के फट्टा से स्टार्ट कर दिया मारना उसे। उसके बाद क्या हुआ कि बोला झोला में क्या है, झोला में कुछ पैसा बिस्किट था, उसको उछल के लाश से मार के फेंक दिया और उसको डंडा से मारा, जब तक मारते रहा जब तक यद मोहरा ना हो, ठीक है। मार के गाड़ी में बैठा और तुरंत निकल गया। फिर बाद में देखा गया तो इसका हाथ वाथ सब फटा हुआ था। फिर हम लोग आके सबको इसको मदद किए, डिटॉल विटॉल जो था सब कुछ लगाए हैं। फिर सबको फ़ोन किया, एसपी साहिबा को फ़ोन करके फिर बुलाया प्रशासन। थाना को फोन किए थे? हाँ, थाना को फ़ोन किए, एसपी साहब को फ़ोन किए हैं, एसपी को फ़ोन किए थे हम लोग। और उसके बाद उनको बोले, सब बात बोले हैं, वीडियो भी उनको बना के भेज दिए हैं कि ऐसे ऐसे मारा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो हुआ है। कौन थाना आया? यूनिवर्सिटी थाना शायद अभी पहुँचे हैं। यूनिवर्सिटी थाना अभी आए हैं। इससे पहले कौन थाना मार के गया ये तो नहीं पता, कौन मार के गया है। दूसरा थाना वाला सब्जी उठाने के लिए आया हुआ था, सब्जी वाले। और यार कभी कभी क्या होता है, जैसे सब्जी के लिए लगाया रहता है ठेला पे, तो नॉर्मली क्या करता है कि अगर वहाँ पे लगा है तो सब्जी गाड़ी के अंदर रख लेता है और 2-4 डंडा लगाता है उसको, सब्जी जो भी है उसका गाड़ी के अंदर रख के। जिसको मारा गया वो कहाँ का आदमी है, जानते हैं उसको? नहीं, ये तो नहीं जानते हैं, थाना गाड़ी पे नहीं लिखा था किसका किस। यहाँ पर जो मारा है स्टेशन के पास? नहीं, हम नहीं जानते इसको, इसका कोई नहीं था, ये ऐसे ही बैठा हुआ था यहाँ पे कोना पे। आपके सामने मारा गया? मेरे सामने मारा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनु राज हुआ। घर कहाँ पर हुआ? मेरा घर यहीं पे स्टेशन रोड, तिनबटिया हनुमान मंदिर। मामला ऐसा है कि ये बेचारा गरीब आदमी है, थोड़ा सा मानसिक रूप से ये ग्रस्त है। ये ऐसे ही रोड पर टहल वल लड़ा था इधर उधर, जो मानसिक रूप से जो ग्रस्ती का स्थिति होता है, बैठा हुआ था रोड के किनारे। प्रशासन की गाड़ी आई है, उसके बाद इस बेचारे एबनॉर्मल व्यक्ति के ऊपर में जो है वो डंडा बरसाना चालू कर दिया है। इतनी इसको डंडा लगा है कि ये बेहोश हो गया है, इसका हैंड पर और वहाँ पर पूरा फट गया है। बांस के फट्टी से मारा। और ये एक एबनॉर्मल है, मानसिक रूप से ग्रस्त है ये व्यक्ति। और प्रशासन इस निर्दयी से इसको पिटाई किया है, जिसका कहना ये मानवता के नाम पर ये एक तरह से प्रशासन को भी देखना चाहिए कि कौन आदमी क्या है, उसको इसकी स्थिति क्या है, उस हिसाब से उसकी जो है ना उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप देखे मारते हुए? नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। जब तक मैं आया, कुछ लोग देखे हैं
आप इस स्थिति को देखिए ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आम आदमी इसको मारा है। हाँ देखिए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हो। किस जगह पर है? हाँ बस यहीं पे पास में ही घर है। कौन जगह ये हुआ? ये स्टेशन रोड है। रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम चक्का और नर नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में स्टेशन परिसर पर ठहरे हुए आवासन किए हुए लोगों के बीच खाना वितरण किया गया। करीब 100 लोगों के बीच में पका हुआ खाना का वितरण किया गया। संस्था के सचिव ने बताया कि विगत कई दिनों से संस्था के द्वारा घूम घूम कर चलंत किचन के माध्यम से जहां पर लोग फंसे हुए हैं वहां जाकर के सारे लोगों को खाना खिलाने का काम नर नारायण सेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। दरभंगा स्टेशन पे हम लोग जरूरतमंद लोगों को जिनके पास भोजन पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है उन तक पका हुआ भोजन पहुंचाने का कोशिश। कब से कर रहे हैं सर? ये विगत 15-20 रोज से लगातार चल रहा है दरभंगा स्टेशन पे। कब तक चलेगा? जब तक लॉकडाउन की समस्या रहे लोगों तक, हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने का प्रयास जारी रखेंगे। कितने आदमी खिलाए? अप्रॉक्स 100। क्या क्या खिला रहे हैं खाना में? खाना में हर रोज़ कुछ बदलाव आता है, कभी चावल दाल सब्जी, कभी खिचड़ी पापड़ तिलौरी, कभी पूरी सब्जी। इस तरह से हम लोग बदलाव करके लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? अभिजीत मुखर्जी। लॉकडाउन को लेकर के जो पूरे बिहार में एक अजब गरीब स्थिति पैदा हो गई है। कुछ लोग अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो कुछ लोग अपने मुख से कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद मीडिया से मुखाबित होकर के लोगों का भ्रम दूर करने का काम किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने उद्बोधन में जनता के नाम जो उद्बोधन उन्होंने किया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, आप अपनी कानों से सुने। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉकडाउन में शायद कुछ छूट है। कोई छूट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तीसरे चरण का लॉकडाउन भी वैसे ही है जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई भी नाई की दुकान, सैलून, तंबाकू, पान गुटखा की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है। मोटरसाइकिल पर पास लेकर के सिर्फ एक आदमी ही चल सकता है, 2 आदमी नहीं। और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे। इससे ज्यादा आदमी बैठ ही नहीं सकता। एक स्टेट से दूसरे, एक जिले से दूसरे जिले में तो आप जा ही नहीं सकते बिना पास के। बहुत जरूरी होने पर मेडिकल ग्राउंड पर आपको पास इशू होगा, लेकिन उसमें भी ख्याल रहे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 आदमी। अब छूट किसको है? सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, सामग्री ढोने वाले वाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारे भाई बाहर से बहुत परेशानी से आ रहे हैं। बहुत परेशानी, बहुत कष्ट को उन्होंने भोगा है, झेला है। उनकी पीड़ा से हम अवगत हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार सहयोग करेंगे, सीमा पर आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाया जाएगा। वहां क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे। इसमें पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर का, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। कहीं विवाद नहीं, कहीं झंझट नहीं। हमारे लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। आपके प्रति पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम आपको बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम आप पर ये जागृति कर रहे हैं। हमें माफ कर देंगे लेकिन हमारा सहयोग करेंगे। बेटे बेटियां, छात्र छात्राएं देश के कोने कोने से आ रहे हैं। वो भारत के भविष्य हैं, भारत की तकदीर हैं, बिहार के आन बान शान हैं। उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का, बहुत ही अनुशासन का पालन करना है। और पुलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि पुलिस पर, प्रशासन पर और मेडिकल के कर्मचारियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जघन्य अपराध है। उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा गया है और बाद में उनका गुंडा पंजी में भी
नाम लिख दिया जाएगा, ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशानी हो। और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिक दंगा या फसाद की स्थिति पैदा करने वाले, नफरत फैलाने वाले जो पोस्ट करेंगे, सैकड़ों लोगों को हमने जेल भेज दिया। आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, देश के किसी कोने में हो, लेकिन इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं, मुकदमा होगा, आपको आज न कल पकड़ा जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम दर्ज होगा, आपका चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव को किसी भी हालत में बिहार में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यह वीरों की धरती है, शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बलिदानियों की धरती है। ये पीरों मौलवियों और साधु संतों ऋषि मुनियों की धरती है। इस धरती की गरिमा को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। और बिहार की जनता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से ये लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है। बचाएं, आगे वाला समय और खतरे का है, बहुत खतरा सामने है। अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, बिहार बच जाएगा, ये देश बच जाएगा। आप सबको प्रणाम। कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे राष्ट्र के चिकित्सा पद्धति, उसके उपाय खोजने में लगे हुए हैं और इसी बीच राष्ट्र में उदारता का परिचय देते हुए हर कोई मदद को आगे आ रहे हैं। इसी मदद को आने के क्रम में बरोलिया परिवार के मनोज बरोलिया के तरफ से दरभंगा के जिला अधिकारी को स्पेशल किट, जिस किट में पूरे मुंह को कवर करने की क्षमता है, साथ ही आंख को ढकने की भी क्षमता है। मिला जुलाकर ऐसा कह सकते हैं कि मेडिकल की टीम के लिए ये किट एक वरदान साबित होगी, जिसमें वो अपने मुख को पूरे तरीके से ढक लेंगे और उनको इस तरीके से काम करने में भी काफी सहूलियत होगी। दान देते हुए मनोज बरोलिया ने कहा कि इस तरीके का किट दरभंगा में पहली बार लाया गया है, जो हम लोगों ने जिला अधिकारी को मेडिकल टीम के लिए सौंप दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि बरोलिया परिवार के तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 1 लाख रुपए का योगदान दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये किट लेने के बाद जिला अधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए, ट्रस्ट में अभी एक नई तरह की किट क्या है सर? शहर के बरोलिया ट्रस्ट द्वारा एक नया तरह के किट दिया गया है, जो पूरा फेस को भी शील्ड करता है, एट द सेम टाइम आंख में जो पूरा चारों तरफ कवर करने का एक सिस्टम बना कर दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से नाक या मुंह या आंख का जो म्यूकोसा है उसके माध्यम से होने की पूरा पुष्टि है मेडिकल तौर पर। सो इस पर पूरा फेस भी कवर हो जाता है और आंख प्राय हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, नाक और मुंह को हम लोग मास्क से कर लेते हैं, आंख खुला रहता है। सो बट नेचुरल है कि एक चांस रहता है संक्रमण का, कहीं अगर संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक या उनके छुए हुए चीज़ें हम छू लें और तुरंत मुंह में हाथ लगा लें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा शील्ड रहने से मुंह में हाथ जाएगा भी तो तुरंत मुंह में टच नहीं कर पाएंगे। तो ये संक्रमण रोकने के लिए अच्छी चीज़ है। इसको हम लोग फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को ज़रूर देंगे और बहुत उपयोगी रहेगा। उनके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। श्री बजाज बाजार के द्वारा जो चीज़ें दी गई है बहुत उपयोगी है। जैसे मैंने कहा फेस शील्ड और आंख का जो ग्लास है जो चारों तरफ कवर करता है बहुत उपयोगी है। संक्रमण के वक्त इस तरह की मदद करना, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा उन्होंने 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिलाधिकारी को और किस बैनर के तहत दिया है? ये हम लोगों ने श्री बजाज की ओर से, हमारे जो कंसर्न है बजाज टू व्हीलर की, तो हम लोगों ने ये फेस कवर शील्ड बोलते हैं, इससे पूरा फेस कवर हो जाता है। और एक आपको आई कवर दिया है, एक चश्मा दिया है जो वो आपका पूरा आइस कवर हो जाता है। कितनी खुशी हो रही है मानवता में इस तरह का कदम, एक कदम आपने भी बढ़ाया? नहीं, अच्छा है। हम लोग का परिवार तो शुरू से लगा है इस काम में और काफ़ी कुछ हम लोग करवा भी रहे हैं ऑलरेडी। सुना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में भी आपने कुछ दिया है? हाँ, हमारे परिवार ने बरोलिया चैरिटी ट्रस्ट से 1 लाख रुपये का मुख्यमंत्री कोष में दिया गया है। और सम्मेलन के थ्रू हम लोगों का थ्रू रोटी बैंक लोगों का काफ़ी फूडिंग का इंतजाम। एक संदेश दरभंगा के नाम क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह? बस सब लोग सतर्क रहें, अच्छे से रहें और लॉकडाउन का पालन करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो
दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजल हाई स्कूल, एंजल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।